Good afternoon everyone. We started with replacement model in the last class और last class में काफ़ी practicals किए थे replacement model के। तो जिन भी students ने class attend करी थी आप लोगों को हमने कुछ formulae सिखाए थे। Somebody remembers the formulae? सबसे पहला formula सिखाया था आपको average cost का। जिसको भी याद हो वो फटाफट अपनी chat option में लिखिएगा और लिखकर बताइए average cost कैसे निकाला जाता था। Right, the formula to calculate the value of average cost, if anybody remembers it. विक्की का आंसर आ रहा है total cost divided by n. Very good. तो पहला फॉर्मूला जो आपको सिखाया था वो था average cost का. I mean if someone was not there तो वो नोट कर सकते हैं इन फॉर्मूले को. पहला फॉर्मूला सिखाया था आपको average cost का, वो था total cost डिवाइडेड बाय n. n मतलब ईयर नंबर, उससे डिवाइड करना था आपको. और उसके बाद आपको सिखाया था टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला याद है किसी को? वो लिखिएगा अपनी ऑप्शन के अंदर. वंदन को भी याद था एवरेज कॉस्ट का और आर्यन को भी. गुड. बाकी टोटल कॉस्ट कैसे निकाला करते थे? वो summation of operating cost, very good, plus total depreciation. Very good विकी. तो इसके लिए फॉर्मूला सिखाया था cumulative operating cost. OC का मतलब operating cost और operating cost का cumulative करते हैं और उसमें ऐड किया जाता है total depreciation. और आपको total depreciation का भी एक फॉर्मूला सिखाया था. How to calculate the value of total depreciation? Anybody remembers the formula total depreciation? वंदन ने आंसर दिया है. अच्छा वो तो total depreciation plus summation of OC. Total depreciation कैसे निकाला करते हैं? Purchase value minus resale value. Very good. Vicky remembers it. वंदन, आर्यन, आप लोगों को बिल्कुल ठीक याद है कि जो भी परचेज वैल्यू होगी उस परचेज वैल्यू में से माइनस करेंगे हम रीसेल वैल्यू. अब ये बताइए ऑपरेटिंग कॉस्ट के आपको कुछ अलग अलग नेम्स बताए थे, वो किसी को याद है? बिना रजिस्टर में देखे ऑनेस्टली फटाफट टाइप करके बताइएगा. ऑपरेटिंग कॉस्ट का दूसरा नाम क्या था? ऑपरेटिंग कॉस्ट कि आपको अलग अलग नेम्स बताए थे. एनीबॉडी रिमेंबर्स द डिफरेंट नेम्स फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट? किनको किन अलग अलग नेम्स से जाना जाता है? मेंटेनेंस कॉस्ट. वेरी गुड आर्यन. जय को याद है रनिंग कॉस्ट. विक्की इज आल्सो रिप्लाइंग. वंदन भी बता रहे हैं मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट. वेरी गुड. तो ये थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है. जो बच्चे नहीं थे उस दिन क्लास में याद रखिएगा. ओसी का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग कॉस्ट. इसका दूसरा नाम होता है रनिंग कॉस्ट. लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में. और इसका एक और नाम भी फेमस है मेंटेनेंस कॉस्ट. तो मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, दे आर ऑल इंडिकेटिंग वन एंड द सेम थिंग. तो ओसी का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग कॉस्ट. ये क्यूमुलेटिव का मतलब है कि जो भी करंट कॉस्ट होगी उसमें ऊपर वाली कॉस्ट को आप ऐड ऑन करते हुए चलेंगे. और आपको रीसेल वैल्यू के भी दो तीन अलग अलग नेम्स बताए थे, वो किसी को याद है तो टाइप करके बताइएगा. रीसेल वैल्यू का दूसरा नाम, द डिफरेंट नेम्स ऑफ रीसेल वैल्यू. रीसेल वैल्यू का वंदन वेरी गुड. सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू. ठीक है, विकी को भी याद है स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू. और आर्यन को भी और जय को भी. वेरी गुड. तो ये नेम्स भी याद रखने हैं. रीसेल वैल्यू का दूसरा नाम होता है सैल्वेज वैल्यू और एक और नाम स्क्रैप, SCRAP, स्क्रैप वैल्यू. और एक और नाम से जाना जाता है ये रेसिड्यूअल वैल्यू. तो ये अलग अलग नेम्स हैं रीसेल वैल्यू के. ये फॉर्मूले सीखे थे आप लोगों ने पिछली क्लास में और आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे. आज एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं. ओपन करिएगा पेज नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए उसमें. पेज 72 और क्वेश्चन नंबर 8
इसमें कोई टेबल नहीं दिया, इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, अ मशीन कॉस्ट ₹50,000। तो जो मशीन का परचेज वैल्यू है वो परचेज वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 50,000। द परचेज वैल्यू ऑफ द मशीन इज 50,000 और आगे लिखा हुआ है दी रनिंग कॉस्ट आर, रनिंग कॉस्ट आप अपने बुकलेट्स में अपने नोट्स में लिख सकते हो, रनिंग कॉस्ट का दूसरा नाम ऑपरेटिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट आर ₹4,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। रनिंग कॉस्ट पहले साल तो रहेगी 4,000 एंड दे विल इंक्रीज बाय ₹10,000 एवरी ईयर। हर साल 10-10 हजार से वो बढ़ती जाएगी। आगे पूछा जा रहा है फाइंड द ऑप्टिमम ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन assuming that the resale price of the machine is 0। तो आपको बताना है optimum year of replacement of the machine and the resale value is 0। तो अब इसमें हमें ये नहीं दे रखा कि कितने साल तक हमें ये क्वेश्चन करना है, नंबर ऑफ इयर्स नहीं दिए हुए। तो जब भी नहीं दे रखे हो तो आपको याद रखना है पहले तो 5 साल का डेटा जनरेट करना। अगर आपको एवरेज कॉस्ट मिनिमम मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो फिर 5-5 साल करके बढ़ाते जाइएगा, राइट। तो 5-5 साल करके हम लोग करते जाएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन कब तक सॉल्व करना है, जब तक आपको एवरेज कॉस्ट मिनिमम नहीं मिल जाती है। दैट इज द फाइनल टारगेट। तो स्टार्ट करते हैं टेबल का कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला कॉलम बनेगा यहाँ पे ईयर नंबर, और ईयर आपको बोला है कि आपको डेटा जनरेट करना है 5-5 सालों तक। तो 1 से लेकर पहले हमने 5 साल तक का डेटा जनरेट करना है। एवरेज कॉस्ट मिनिमम आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर 5 साल बढ़ाते जाइएगा। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी, द ऑपरेटिंग कॉस्ट आर ₹4,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। देखो अपनी बुकलेट्स में फर्स्ट लाइन में दे रखा है द रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट आर 4,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल को ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगी 4,000 एंड दे विल इंक्रीज बाय 10,000 एवरी ईयर। हर साल ऑपरेटिंग कॉस्ट 10-10 हजार रुपए से बढ़ेगी। तो अगर पहले साल 4 है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगी 14,000, उसके बाद नेक्स्ट 24, फिर नेक्स्ट 34 और उसके बाद हो जाएगी 44,000। हर साल 10-10 हजार से बढ़ाते जाइएगा। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का तो आप लोग कर दीजिएगा क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे सिखाया है। 4,000 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 4,000 का पहले साल तो 4,000 ही हो गया। 14 + 4 क्या हो जाएगा 18,000, 24 + 18 ये हो जाएगा 42,000 एंड सो ऑन। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का तो कर देना क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट। रीसेल वैल्यू ढूंढो क्वेश्चन में कितनी है, व्हाट इज द रीसेल वैल्यू। आप लोग लास्ट लाइन पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है द रीसेल वैल्यू ऑफ द मशीन इज 0। तो मशीन जब भी बिकेगी आपके पास उसकी रीसेल वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। तो जब रीसेल वैल्यू 0 है तो 50,000 में से जब भी आप 0 माइनस करोगे तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना आता जाएगा, बार 50,000 आता जाएगा, क्योंकि परचेज वैल्यू गिवन है हमें। परचेज वैल्यू कितनी दी हुई है 50,000। उसमें से जब बार बार आप टोटल डेप्रिसिएशन के लिए रीसेल वैल्यू माइनस करेंगे 0 तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन वो आता जाएगा 50 - 0। फॉर एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन वैल्यू विल बी 50,000। मशीन जब भी जाएगी वो रीसेल वैल्यू 0 ही देके जाएगी। तो 50,000 थी परचेज प्राइस, उसमें से जैसे जैसे आप 0 को माइनस करते जाएंगे तो आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन कितना आता जाएगा 50,000। अब आप ही ने फॉर्मूला बताया था कि टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस टोटल डेप्रिसिएशन, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे हाथ में आ जाएगी टोटल कॉस्ट। कैसे आएगी, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट में ये टोटल डेप्रिसिएशन ऐड कर देना। तो 4 + 50 क्या हो जाएगा 54, 18 + 50 ये कितना आ जाएगा 68, 42 + 50 it will be 92,000 and so on।
तो टोटल कॉस्ट इजीली कैलकुलेट हो गई। कैसे करना है? सेम ऐसे क्यूमुलेटिव ओसी प्लस टोटल डेप्रिसिएशन से। और एक बार आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाए तो एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला भी वही सेम है जो सिखाया था। हर साल की टोटल कॉस्ट को उसके सामने वाले ईयर नंबर से डिवाइड कर देना। तो 54,000 को सामने वाले 1 से डिवाइड किया तो 54,000 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगी वैल्यू? 54,000। 68,000 डिवाइडेड बाय 2 ये सॉल्व किया तो ये आ गया 34,000। 92,000 को डिवाइड करो 3 से एक बार, बताओ कितना आंसर आ रहा है? 92,000 डिवाइडेड बाय 3 ये आ रहा है 30,666.6। तो 30,666.66 है तो राउंड ऑफ कर देना, ये बन जाएगा 30,667। हाँ, यश का भी बिल्कुल सेम आ रहा है, वंदन का भी। अच्छा, वंदन ने आंसर ही कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड। और विक्की ने भी कैलकुलेट कर लिया है, वेरी नाइस। एंड यश इज आल्सो सेइंग 30,667। तो एवरेज कॉस्ट निकालते जाएंगे आप, और हर साल की निकालते जाइएगा, और जिस साल भी मिनिमम मिल जाए बस वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप कैलकुलेट करते जाइएगा 4th ईयर का, 5th ईयर का। अगर ये एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है तब तो हमें 5 साल और बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर एवरेज कॉस्ट आगे चलकर बढ़ने लग जाए तो फिर आपको क्वेश्चन को वहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि वी आर इन परस्यूट ऑफ एवरेज कॉस्ट। वही निकालना हमारा लक्ष्य है, और एवरेज कॉस्ट जहां भी मिनिमम होगी वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब करिए सॉल्व और निकालो जल्दी से एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है। ऑल्दो सम ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड इट, जिनका नहीं हुआ एक बार कीजिएगा इसको। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट कर भी लिया है, लेकिन जिनका नहीं हुआ वो भी फिनिश ऑफ कीजिएगा। Hurry up, all those who are yet to complete it, please complete this question, और फिर आंसर्स चेक करते हैं आपके। Hurry up, solve it, then we will have to do one more question. आर्यन का भी आंसर आ रहा है 30,667। वेरी गुड आर्यन। एक बार वैल्यूज चेक कराइएगा क्या क्या आ रही थी आपकी, इसके बाद आंसर्स को आप बता रहे हैं। ये आ गया होगा 34 + 42 76,000, 76 + 50 1,26,000, then 76 + 44 ये हो गया होगा शायद 1,20,000, 120 + 50 1,70,000, 170 को सामने वाले 5 से किया तो ये तो आ गया 34,000। और इसको भी कीजिएगा एक बार, 1,26,000 को 4 से डिवाइड करके बताइए क्या आ रहा है। गुरानवी का भी 30,667 आ गया। विक्की, राघव और आर्यन बता रहे हैं कि इसका आंसर आ रहा है 31,500। वेरीफाई कीजिएगा एक बार आप सभी, 31,500, और उसके बाद आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि 34,000 आ रहा है। ठीक है, तो हमें तो यहीं पे ही आंसर मिल गया। 30,667 इज द मिनिमम कॉस्ट। तो अब ये मिनिमम कॉस्ट है, क्योंकि इसके बाद आप नोटिस कर सकते हैं कि कॉस्ट्स ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। बस जिस पॉइंट पर आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है वही आपका आंसर होगा। और आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है, कम होने के बाद वो जब इंक्रीज होती है तो फिर वो बढ़ती जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि एवरेज कॉस्ट कम हो रही है फिर बढ़ रही है, फिर इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। अगर आपको ऐसा पैटर्न मिले तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई है।
एवरेज कॉस्ट जब एक बार कम होगी तो वो कमी होती जाती है, फिर वो कम होने के बाद जब इंक्रीज होती है तो वो इंक्रीज ही होती जाती है। फिर ऐसा नहीं होगा कि इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, नो। तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम जहां भी होगी वही होगा हमारा फाइनल आंसर। और लिखिए इसका कंक्लूजन, सिंस द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, सिंस द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम in the third year, that is rupees 30667, that is rupees 30667, therefore the machine should be replaced, therefore the machine should be replaced at the end of the third year. मशीन शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो जिस ईयर पर आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम आएगी बस वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, राइट। ये तो थे क्वेश्चन स्टैंडर्ड मॉडल से रिलेटेड। और ये जो आज आपने किया वर्ड प्रॉब्लम था, इसमें टेबल आप लोगों को नहीं गिवन था। पिछली क्लास में तो आप लोगों को टेबल्स गिवन थे, आज की क्लास में आपने टेबल खुद बनाया है। तो ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड थे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। अब एक हेडिंग और डाल दीजिएगा, रिप्लेसमेंट में ही आज हम सीखेंगे एक और टाइम वैल्यू मॉडल। सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग, वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर थिंग, टाइम वैल्यू मॉडल, टाइम वैल्यू मॉडल ऑफ रिप्लेसमेंट। तो पहले तो उसके भी फॉर्मूले याद रखिएगा, फिर आपको उसका एक क्वेश्चन करवाते हैं। टाइम वैल्यू मॉडल में ये जो 3 फॉर्मूले लिखे हैं इनमें बस 2 जगह पर छोटे छोटे से मॉडिफिकेशंस हैं, वो याद रखेंगे तो इस टॉपिक के भी तीनों फॉर्मूले आप लोगों के कवर अप हो जाएंगे। और वो डिफरेंस क्या है, पहला निकलेगा इसमें भी एवरेज कॉस्ट, वो कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एन नहीं होगा, वो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव पीवी होगा। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अभी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना सिखाएंगे आपको। ये टाइम वैल्यू मॉडल लगेगा कब, जब कभी प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में आएगी या डिस्काउंट रेट दे रखी होगी। जब डिस्काउंट रेट होगी, प्रेजेंट वैल्यू रेट होगी, तब आपको लगाना है यहाँ पर टाइम वैल्यू मॉडल। तो यहाँ पर n से नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव पीवी से डिवाइड करना है। पीवी का फुल फॉर्म प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैसे वो भी सिखाएंगे आपको, बट एक बार अपनी लिस्ट में फॉर्मूले ऐड ऑन कर लीजिएगा। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्यूमुलेटिव ओसी नहीं रहेगा, यहाँ पर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है क्यूमुलेटिव पीवीओसी। तो दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव ओसी की जगह यूज होता है क्यूमुलेटिव पीवीओसी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर सिंपल ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं यूज होगी, यहाँ पर यूज होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस टोटल डेप्रिसिएशन। उसमें हमें टोटल डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है। अब टोटल डेप्रिसिएशन ये बिल्कुल सीधा साधा है, ये सेम टू सेम वैसे ही निकलेगा जैसे आप लोगों ने पिछले मॉडल में सीखा था, परचेज वैल्यू माइनस रीसेल वैल्यू। तो ये तीसरे नंबर का फॉर्मूला तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। तो अब एक बार नोट कर लीजिएगा तीनों फॉर्मूले अंडर द हेडिंग टाइम वैल्यू मॉडल। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव पीवी, यहाँ पर क्यूमुलेटिव पीवीओसी प्लस टोटल डेप्रिसिएशन, और तीसरा फॉर्मूला सेम टू सेम। तो नोट कीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, जस्ट गो थ्रू इट वंस। काइंडली गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 15 और ये पता लगाने की कोशिश कीजिएगा कि इसी क्वेश्चन में टाइम वैल्यू मॉडल क्यों लगाने जा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर अप्लाइंग टाइम वैल्यू मॉडल इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पहले देखते हैं। ये भी एक तरह की वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें लिखा हुआ है A manufacturer is offered a machine. The cost price is 25,000. तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो परचेज वैल्यू है वो है 25,000 का।
ये याद रखना है आपको। द रनिंग कॉस्ट आर ₹4,000 फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 5 years। यहां पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन में पहले 5 साल तक लगातार जो ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी हमें, वो पहले 5 साल तक तो 4,000 ही दे दी। अब ये जहां तक सेम है ना, आपको एक चीज बताते हैं, वहां तक तो आंसर मिलेगा नहीं आपको। 4,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले 5 सालों तक सेम है, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप लोगों को पता लग जाएगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जब तक सेम होगी ना, तब तक तो आंसर मिलेगा नहीं, तब तक तो करते जाना। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, एंड दे विल इंक्रीज बाय 1,000 एवरी सब्सीक्वेंट ईयर। उसके बाद हर साल वो 1,000 रुपए से बढ़ती जाएगी। इसका मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन 10 साल तक करना पड़ा तो आपको हर साल 1,000 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमें नहीं मालूम कब तक करना है, लेकिन अगर आपको इसको करना पड़ा आगे तो इसकी कॉस्ट हर साल 1,000 रुपए से आप इंक्रीज करते जाएंगे। मतलब 4,000 तो पहले 5 साल तक है, फिर 1,000 बढ़ाई तो कितनी हो गई 5, फिर 6, 7, फिर 1,000 से बढ़ा दी 8 and 9। तो ये लाइन को समझिएगा। The running cost are ₹4,000 for first 5 years। Each of the first 5 years मतलब पहले 5 साल तक तो 4,000 रहेंगी, and they will increase by ₹1,000 every subsequent year। हर साल 1,000 रुपए से बढ़ती जाएगी। आगे बोल रहे हैं, इस लाइन को अंडरलाइन करना, if the discount rate is 10%, जो डिस्काउंट रेट है आपके पास वो क्वेश्चन में दे रखी है 10%। तो इस डिस्काउंट रेट से हमें पता लगेगा कि ये क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू मॉडल का आ गया। जब भी कभी आपको क्वेश्चन पेपर में डिस्काउंट रेट दी जाएगी, समझ जाइएगा क्वेश्चन आ गया टाइम वैल्यू मॉडल का। इसी को ही प्रेजेंट वैल्यू रेट बोला जाता है। फाइंड आउट द ऑप्टिमम ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन एज्यूमिंग द रीसेल वैल्यू ऑफ द मशीन इज 0। तो रीसेल तो यहां भी 0 दे दी, तो डेप्रिसिएशन जो होगा वो तो 25,000 आता जाएगा। लेकिन अब मेन चीज ये है कि यहाँ पर ये जो पीवी आ रहा है, ये पीवी कैसे निकलेगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू रेट जो है वो यूज करेंगे हम, तब उससे आगे चलकर पीवीओसी निकलेगा और फिर क्यूमुलेटिव पीवीओसी आएगा। आपको तो ये फैक्टर चाहिए ना, क्यूमुलेटिव पीवीओसी, क्योंकि टोटल डेप्रिसिएशन वो तो हमें मिल गया, टोटल डेप्रिसिएशन वो तो हर साल का आ जाएगा। 25,000 में से 0 गए तो 25,000, तो इसको तो हम स्ट्रेट अवे लिख देते हैं, इसमें तो ज्यादा मेहनत नहीं होगी। 25,000 और ऑल दी 10 years, मतलब जब तक आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा 25,000 में से बार बार आप 0 को माइनस करेंगे तो अपने को पास टोटल डेप्रिसिएशन तो 25,000 ही आता जाएगा हर साल का। तो इसके अंदर तो कोई खास बात नहीं है। मेन जो है, जो आपका कैलकुलेशन होगा वो होगा पीवी का, प्रेजेंट वैल्यू रेट। अब एक चीज याद रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू रेट स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट मॉडल में फर्स्ट ईयर पे 1 ही रहेगी। ये रूल याद रखना है, चाहे कुछ भी दे रखा हो। मतलब आज का जो 1 रुपए है वो आज तो 1 रुपए है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती जाएगी 10% से। क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट कितनी दी है 10%। अब डिस्काउंट रेट से पीवी फैक्टर कैसे जनरेट होगा, उसका एक फॉर्मूला होता है 1/1 + r। 1 + r, r कितना दिया आपने को 10%, तो 10% कैसे लिखा जाएगा 0.10, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10। अपने कैलकुलेटर्स निकालो, कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल से ही करके देखो। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आ रहा है, ये 1 को डिवाइड करेंगे आप 1.1 से। 0.1 ही क्यों लिया, क्योंकि r डिस्काउंट रेट है 10%, 10% को लिखा कैसे जाता है 0.10। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को जनरेट करने का। 1/1 + r, r 10% है तो लिया 0.10। अगर 50% होता तो 0.50 लेते, 20% होता तो 0.20 लेते, और 15% होता तो 0.15 लेते। तो 1 को डिवाइड किया 1.10 से, तो 1 को डिवाइड किया 1.10 से 3 प्लेस तक बताना है। हाँ, 94 का बिल्कुल सही है, 0.909।
इसको आपको 3 डेसिमल प्लेस तक बताना है। अब इज इक्वल टू का बटन दबा दो, इज इक्वल टू करते ही अगले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। बताओ कितना है, टाइप करके अपना आंसर दो, केवल इज इक्वल टू का बटन दबा देना जल्दी से। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, पहले साल की आ गई 0.909। इज इक्वल टू का बटन प्रेस करो अपने अपने कैलकुलेटर में और आर्यन का जवाब है 0.82। आर्यन 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, कम से कम 3। विक्की आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा है, आर्यन का फिर भी क्लोज है। इज इक्वल टू का बटन दबाओ। गौरानवी ने बताया 0.826, 0.826 आ गया नेक्स्ट ईयर का। अगले साल का चाहिए, हाँ राघव वेरी गुड, अगले साल का चाहिए तो एक और बार इज इक्वल टू का बटन दबाओ। तो यश बता रहे हैं 0.751, वेरी गुड, 0.751 आ गया। एक और बार इज इक्वल टू का बटन दबाइए। गौरानवी, राघव, आर्यन और यश आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 0.683, एक और बार इज इक्वल टू का बटन दबाओ तो अगले साल का आ जाएगा। 0.683 के बाद में 0.620 और राघव का भी 0.620 है, आर्यन का भी, यश का भी। एक छोटी सी चीज, ये आप जब कर रहे हैं तो 0.6209 आ रहा है। 3 प्लेस तक लेंगे ना तो तीसरी प्लेस आपको राउंड ऑफ करनी पड़ेगी, तो ये बनेगा 0.621। तो 0 मत लीजिएगा, कहीं पर अपना आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। उसके लिए क्या याद रखना है, ये 0.621 होगा। राइट, वेरी गुड, आर्यन और राघव ने संभाल लिया, बाकी सभी ध्यान रखना। एक और बार इज इक्वल टू करो, अगले साल की रेट बताओ कितनी आ रही है। 0. जल्दी से टाइप करो 0.564 और इज इक्वल टू करिए। राघव, गौरानवी आप लोग अच्छा कर रहे, तेज करते जा रहे हैं। वंदन ने जवाब दिया है 0.513, वेरी गुड वंदन, थोड़ी देर के बाद रिप्लाई आया लेकिन बढ़िया आया। 0.513 के बाद इज इक्वल टू करो और बताओ कितना आ रहा है। अगला 0.467, राघव ने बाजी मार ली, 0.467। वंदन और गौरानवी आप लोगों ने अच्छा रिप्लाई दिया है 0.466, लेकिन बेस्ट रिप्लाई राघव का है। क्यों? क्योंकि आगे वैल्यू 5 थी, आपको सिखाया ना कि अगर आगे 5 है, 5 से ज्यादा होगा तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्यों? आधा आधा नंबर कटवाने पे तो लोग आप लोग आधा आधा कटता जाएगा, ऐसे 8-10 जगह होगी तो 4-5 नंबर गए अपने। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी केयरफुल। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। एक और बार करो और बताओ क्या आ रही है आखिरी वैल्यू। हाँ, वंदन और गौरांगी का आंसर आ रहा है 0.424। तो ये सभी को समझ में आ गया कैसे निकालनी है। बस 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करो और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करते जाओ तो आपके पास हर साल की डिस्काउंट रेट आती जाएगी। तो विक्की आपको भी आया समझ में, आपकी शुरू की वैल्यू गलत हो गई थी कुछ, लेकिन आप चेक करो और अप्लाई करके देखो कि आप इज इक्वल टू करते जा रहे हैं तो आपका ये आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। काफी स्टूडेंट्स ने तो निकाल लिया है, वेरी गुड। और अब क्या करेंगे आप, ओसी को पीवी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। 4000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा ये 4000। कैलकुलेटर या मोबाइल जो भी हाथ में उसको रखो पास में और बताओ 4000 को 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। राइट, आई हैव केप्ट माय कैलकुलेटर असाइड, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू कैलकुलेट। 4000 को 0.909 से मल्टीप्लाई करो। यश कोठारी का आंसर आ रहा है 3636। ठीक है, एक और देखो, 4000 को 0.826 से मल्टीप्लाई करो और आंसर टाइप करके बताओ कितना है। वेरी गुड यश, 3304। बढ़िया कर रहे हैं आप, आगे से आगे चल रहे हो। अगला करो, 4000 को 0.751 से, 4000 को उसके सामने वाले से मल्टीप्लाई करना है। पीवीओसी मतलब पीवी सामने वाले ओसी से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये साथ साथ लिखे हैं तो क्या होता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो अब यश का आंसर है 2732 और आर्यन का है 3004। चेक करो एक बार, दो आंसर कैसे हो गए। 3004, अच्छा वो आपने बता दिया था, उसके आगे चल दिया, वेरी गुड। 3004 के बाद में 2732, ठीक है 5 साल तक हो गया।
या पूरा ही करें इसको? 2732 के बाद में भी निकाल लिया क्या आपने? यश कोठारी का है 2484 और 2484 के बाद में 2732 हो गया, 2484 हो गया। अगला देखो 6000 को 0.564 से करो मल्टीप्लाई, बताओ कितना आ रहा है? पूरे 10 साल के कर देते हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। 2484 के बाद में 6000 into 0.564, 6000 को करना पड़ेगा क्या? अभी तक किसी का हुआ नहीं। 6000 into 0.564 3384, हाँ 3384 ये आंसर है आर्यन का। तो ये वाला भी गड़बड़ है शायद, 5000 को 0.621 से किया मल्टीप्लाई। एक बार ये करेक्शन करना, 5000 को पॉइंट गलत करवा दी वैल्यू, 5000 इंटू 0.621, ये तो कुछ और ही वैल्यू आ रही है। क्या मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने? ये तो सही किया ना, 4000 इंटू 0.683, 4000 इंटू 0.683 2732, ये तो ठीक है। ये छठे साल का चेक करो, छठे साल का, हाँ वंदन, विक्की, यश और गुरानवी 3105 बता रहे हैं। 5000 इंटू एक भी गलती हो गई ना तो क्वेश्चन खत्म हो जाना है। 3105, तो ये वाली वैल्यू 3105। अगला करो 6000 को 0.564 से, 6000 को 0.564 से करना है मल्टीप्लाई इंटू 0.564, यार है 3384। वेरी गुड विक्की, 3384। विक्की ने काफी सारे आंसर टाइप किए हैं। 3384 के बाद 3591 चेक करना, ताकि किसी भी ईयर में कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो रेज कर देना। अगला बता रहे हैं विक्की 3736 और आखिरी है 3816। 3384 3591 एक बार आप वेरीफाई करते जाइएगा। आर्यन और राघव और जय के भी काफी आंसर्स आ रहे हैं, गौरानवी के भी। आप लोग चेक करो अपनी वैल्यूज को और देखो सभी कि ये 10वें साल तक ठीक है वैल्यूज। 3591 के बाद आर्यन और राघव और जय, आप लोगों ने 8वें साल तक तो निकाल लिया। 9वें साल में भी चेक कर लेना अपनी वैल्यू को। 8000 इंटू 0.467 3736 परफेक्ट, और 9000 इंटू 0.424 3816, ठीक है। ओके डन। अब यहां से फिर क्यूमुलेटिव कर दोगे, ये पहले जैसे ही होगा। 4000 के ऊपर कुछ है नहीं तो 4000 ही आ गया। 3636 प्लस 4000 7636, 7636 और 3304 करो, 3 और 7 10000, 300 और 600 900, 36 और 4 40, 10940 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव करना शुरू करिएगा। 3004 में 10940 ऐड किया तो ये हो गया 30944। विक्की ने आगे भी कर दिया क्यूमुलेटिव, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन किया है। 13944 के बाद आपका आंसर है 16676। 16676 के बाद 19781। आई होप दीज वैल्यूज आर ऑल करेक्ट। हम तो केवल आपका आंसर देखकर लिख रहे हैं अभी। 19781 के बाद 23165। ये सारे आंसर्स विक्की के हैं जो लिख रहे हैं। आप लोग अपने आंसर्स को मिलाते जाइएगा। 23165 के बाद में है 26756। 1 और 5 6 9 6 15 3 और 5 26756 और 26756 के बाद 30492। 26 और 3 29, 6 और 6 12, 5 8 और 1 9। 30492 के बाद में 34308। अपनी वैल्यूज को वेरीफाई करिएगा और देखना कि आपके ये आंसर आ रहे हैं कि नहीं। अब आगे चलते हैं, समझिएगा आगे कैसे होगा। टोटल डेप्रिसिएशन भी आ गया और क्यूमुलेटिव पीबीओसी भी आ गई। पीबीओसी से बना क्यूमुलेटिव।
अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे हाथ में आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, ये 4000 में सामने वाला 25000 ऐड किया, बेचारा थोड़ा नीचे चला गया है, 4000 और 25 ये तो हो गया 29। फिर अगला वैल्यू जो था 7636, इसमें 25 ऐड किया तो 32636 हो जाएगा। 10000 में 25 ऐड कर दिया तो 35940 टोटल कॉस्ट आता जाएगा। इसी तरह से राइट कैसे हो रहा है, क्यूमुलेटिव पीवीओसी प्लस टोटल डेप्रिसिएशन ऐड ऑन करते जाएंगे तो टोटल कॉस्ट आता जाएगा। थोड़े से नीचे खिसक गए हैं, आप लोग ढंग से अरेंज करिएगा। 10940 ये हो गया 13944 और ये हो जाएगा 16676। तो अब 13000 और 25 ऐड किया तो ये हो गया 38944, 16 और 25 41676 एंड सो ऑन। टोटल कॉस्ट नॉर्मली निकल आएगी आपकी जैसे पहले निकाली थी। कैसे आएगी, क्यूमुलेटिव पीवीओसी प्लस टोटल डेप्रिसिएशन, ये सिखाया था आपको, क्यूमुलेटिव पीवीओसी प्लस टोटल डेप्रिसिएशन। अब टोटल कॉस्ट के बाद में आएगी हमारे हाथ में एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट चाहिए, वो तो आ गया। क्यूमुलेटिव पीवी नाम का एक कॉलम बनेगा, क्यूमुलेटिव पीवी आएगा तब निकलेगा लास्ट में एवरेज कॉस्ट। और क्यूमुलेटिव पीवी कैसे आएगा, अब वो समझना, ये जो पीवी फैक्टर वाला कॉलम था ना, इसका क्यूमुलेटिव कर देना तो 1 के ऊपर तो कुछ होता नहीं, पहले साल हमेशा 1 ही लेनी है वैल्यू, मतलब जो आज 1 रुपया है वो तो 1 रुपया ही, अगले साल से वैल्यू उसकी 10% से डेप्रिशिएट करती जाएगी। तो अब 0.909 में 1 ऐड किया, क्या बना ये 1.909। अगला देखो 0.826 में 1.909 ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, 0.826। सभी स्टूडेंट्स कैलकुलेशन सभी छोड़ दीजिएगा और 0.826 में 1.909 मतलब बाकी कैलकुलेशन छोड़ देना, ये नहीं छोड़ना। 0.826 में 1.909 ऐड करके बताओ तो आपने रिप्लाई दिया है 2.735। और करो आगे, 5 साल तक का तो करते कम से कम। 0.751 में 2.735 ऐड करके बताइए क्या आ रहा है। 0.751 चौथे साल का पीवी, उसमें उसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव पीवी ऐड करके बताओ। 0.751 प्लस 2.735 दोनों को ऐड करके बताइए क्या आ रहा है यहाँ। ये आ रहा है 3.486। 3.486 ये आंसर दे रहे हैं राघव और विक्की। चलो ठीक है, पूरी क्लास की अभी जिम्मेदारी इन्होंने ले ली है अपने मजबूत कंधों पर, वेरी गुड। एक और का करके बताओ 0.683, इसमें 3.486 ऐड करो। 0.683 प्लस 3.486 तो ये आंसर दे रहे हैं विक्की 4.169। हाँ वेरी गुड आर्यन, आपका भी आंसर आया 4.169। ऐसे क्यूमुलेटिव करते जाना। अब 5 साल का हम एवरेज कॉस्ट भी निकाल लेते हैं तो कैसे आएगा। 29,000 को सामने वाले 1 से डिवाइड करो, ये तो 29,000 ही आ गया। फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव पीवी। अब अगला है 32636, इसको सामने वाले 1.909 से डिवाइड करो एक बार, तो 32636 डिवाइडेड बाय 1.909 ये आएगा 17,995.8 आ रहा है। तो अब इसको राउंड ऑफ कर देना, 17096 हो जाएगा ये। मतलब टोटल कॉस्ट को सामने वाले क्यूमुलेटिव पीवी से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर आ रहा था 17095.86। देखो सभी आपके कैलकुलेटर में आ रहा है कि नहीं। इसको हमने राउंड ऑफ किया 17096 पर, मतलब 95 क्या बन गया 96। और करो एक और 35,940 डिवाइडेड बाय 2.735 ये आ जाएगा आपका 13,141, 13,141 राइट। एक और करिए 38944 डिवाइडेड बाय 3.486
तो ये एक बार चेक करिएगा 11,172 आ रहा है। चेक करो एक बार कि क्या यही आंसर है क्या? 11,171.5 था, राउंड ऑफ किया है 11,172 के ऊपर। हाँ, आर्यन और विक्की का, यश का भी आंसर यही है। वेरी गुड। अगला देखो 41,676 डिवाइडेड बाय 4.169, ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 9,996.6 है। तो राउंड ऑफ किया तो चेक करो एक बार 997 आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड यश, आपका तो आ गया 997, आपने अभी अभी अपना आंसर भेजा है। तो इस तरह से अगर आप नोटिस करें तो एवरेज कॉस्ट ने फिर से कम होना शुरू कर दिया है। अब ये कम होती जाएंगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां ये मिनिमम होगी और फिर इंक्रीज होने लग जाएगी। बस जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, राइट? तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताओ कि आंसर कहां पे आ रहा है। विक्की ने एक बार एक वैल्यू और आगे तक निकाल ली है, आप लोग चेक करना 9349, ये 6th ईयर की वैल्यू है 9349। यश कोठारी का भी आंसर आ रहा है 9349। तो ऐसे आप लोग आगे बढ़ते जाओ और फिर अपने अपने आंसर्स टैली कराइएगा। अपने आंसर्स को टैली कराते जाइएगा। 19 और 25 ये तो हो जाएगा 44,781, 23 और 25 48,165, 26 और 25 51,756, 30 और 25 55,492, 34 और 25 59,308। नाइन 349 के बाद यश का, राघव का आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6। 9th ईयर के बाद 8996 बता रहे हैं आप लोग, राघव भी यश भी। और विक्की का आंसर फिर आ रहा है और राघव का 8822 और 9th ईयर पे है 8761। ये जो आप लोग अपने आंसर्स टाइप करके लिख रहे हैं वही हम बोर्ड पर लिखते जा रहे हैं। आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि आप लोग बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि सारे ही स्टूडेंट्स आज फुल फॉर्म में चल रहे हैं। बहुत अच्छा कैलकुलेशन चल रहा है आज। 8761 के बाद में वंदन वो 8760 पॉइंट कुछ और था, ये 9 के आसपास था शायद, इसलिए उसको राउंड ऑफ किया है 8761। आंसर वंदन और विक्की बता रहे हैं 8761 है। उसके नीचे कितना है 10वें साल में? वो आंसर बता रहे हैं राघव और वंदन 8776, 8776। हाँ, तो अब ये कॉस्ट कम होती चली गई और कम होते होते इस पॉइंट पर आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम थी इस इंटरवल पर, क्योंकि 8761 के बाद यहाँ पर कॉस्ट बढ़ गई। तो बस जिस पॉइंट पर आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर काफी सारे स्टूडेंट्स ने निकाल लिया है। ये राघव का भी आ गया है, आर्यन का भी आ गया है, विक्की का भी, वंदन का भी, राइट? वेरी गुड। ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स का ही आ गया। बस एक बार ये और चेक करा दो ताकि जिनका नहीं हुआ वो अपने क्यूमुलेटिव पीवी को वेरीफाई कर लें। छठे साल पर क्यूमुलेटिव पीवी कितना था? 4.169 प्लस 0.621, ये ऐड किया तो छठे साल पे क्यूमुलेटिव पीवी टाइप करके बताइए एक बार। वंदन बता रहे हैं 4.79, अगले का 4.79 के बाद में यश, राघव 5.354 आंसर दे रहे हैं। वंदन, यश, राघव मिलाते जाइएगा बाकी सभी। अगला आंसर बता रहे हैं 5.867 के बाद में नेक्स्ट आंसर यश और राघव का है 6.334 और 6.334 का विक्की ने सारे आंसर्स दे दिए। 6.758
तो चेक कीजिएगा, सभी के यही आंसर्स हैं। हाँ, वंदन ने भी दे दिए, यश ने भी, राघव ने भी, तो वेरी गुड। आर्यन के भी आंसर्स आ गए। मेनी ऑफ यू आर डूइंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। और आपने देखा कि एवरेज कॉस्ट जो थी वो सबसे कम थी 9th ईयर पर, उसके बाद बढ़ने लग गई। बस जैसे ही बढ़ने लग जाए वैसे ही आप क्वेश्चन को रोक दीजिएगा, क्योंकि आपको बताया कि कॉस्ट जब इंक्रीज होगी तो वो इंक्रीज ही होती जाएगी। तो अब से ध्यान रखना है, 3 मेन फॉर्मूले हैं इसके अंदर। एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव पीवी, टोटल कॉस्ट इज क्यूमुलेटिव पीवीओसी प्लस टोटल डेप्रिसिएशन। और टोटल डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? परचेज वैल्यू माइनस रीसेल वैल्यू। ये तीसरे नंबर का फॉर्मूला तो दोनों ही मेथड में सेम है, पहला और दूसरा बस ये डिफरेंट है। एन की जगह क्यूमुलेटिव पीवी आ गया और ओसी की जगह पीवीओसी आ जाएगा। बाकी पैटर्न पूरा सेम रहेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा लेंथी जरूर है, लेकिन करना इसको भी है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट? तो जिन स्टूडेंट्स का भी नहीं हुआ है अपने आंसर्स को वेरीफाई कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो वो पूछ सकते हैं आप।